Okay, so here we have a Vision monthly magazine for November. In this magazine, we are going to cover few topics. Like, I'll show you. For polity, we'll cover economic weaker section, uniform civil court, and news in shorts like vote for under trials, e-courts, police commissionerate system, Aadhaar rules, and rule of law. So then we'll cover international relations, then economy, and then environment. Okay. Okay, so here we have a topic, and then here we have polity and governance for economic weaker quota. So ये न्यूज़ में क्यों है अभी? बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपहेल्ड कर दी है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर दिस अमेंडमेंट. ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें 10% कोटा दे देते हैं हम EWS को एजुकेशन के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर. सो अब अगर हम बात करें आर्टिकल 15 सबसेक्शन 6 में आता है और 16 सबसेक्शन 6 आता है. तो पहले तो EW कोटा को जान लेते हैं. EWS कोटा हमें पता है कि हम जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है सोसाइटी में उनको मिलता है, और रिकमेंडेशन दी थी सिन्हो कमीशन ने. सिन्हो नॉट सिन्हा, ठीक है. रिपोर्ट सबमिट हुई थी 2010 में, तो ये रिजर्वेशन तब आ गया था. तो इसमें अमेंडमेंट करी 2019 के अंदर, और 2 आर्टिकल्स इंसर्ट हो गए, 15 सबसेक्शन 6 एंड 16 सबसेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं EWS को अमंग नॉन OBC एंड नॉन SC/ST कैंडिडेट. OBC को तो पहले ही मिला हुआ है, तो नॉन OBC नॉन SC/ST कैंडिडेट्स को ही मिलेगा ये. तो ये इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रिजर्वेशन दे सकती हैं EWS को. हाउएवर इट अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर और नॉट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू EWS फॉर अपॉइंटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन टू स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है, ये अलाउ है उनको अंदर कि वो चाहें तो EWS के ऊपर रिजर्वेशन देना चाहते हैं अपॉइंटमेंट में या एडमिशन्स में, ठीक है. तो पहले हम 15 सबसेक्शन 6 क्या है और 16 सबसेक्शन 6 क्या है ये देख लेते हैं. तो 15 सबसेक्शन में क्या होता है, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. कि भाई ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इसको हमें इतने अमाउंट तक ये कमाते हैं, तो इसको हमें कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोविजंस हमें बनाने होंगे तो बना सकते हैं, ठीक है. सो दिस रिलेट टू एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है. ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल से रिलेटेड आ जाता है. एंड देन 15(4) एंड 15(5) विच इज़ रिलेटेड टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ ST/ST. मतलब 15 सबसेक्शन 4 एंड 15 का हमें पता है ना, आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी कि किसी भी बेसिस पे इंडिस्क्रिमिनेशन के लिए था, ठीक है. एंड देन विल टॉक अबाउट आर्टिकल 16. इसमें क्या करती है गवर्नमेंट कि ये अनेबल करती है गवर्नमेंट को कि इसमें हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वीकर सेक्शन अदर देन दोज मैंशनड एंड ऑलरेडी 16 सबसेक्शन 4. 16 सबसेक्शन 4 एक्चुअली ये होता है जिसमें ना स्टेट पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट को जो अपने स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोविजन बना सकते हैं ना अपने लोगों के उसके देने के लिए, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए. इसमें प्रमोशन अपॉइंटमेंट और पोस्ट के लिए होता है कि प्रमोशन इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट क्या होती है. एंड देन आर्टिकल 16 दोज बैकवर्ड क्लासेस विच इज इन द ओपिनियन दैट स्टेट्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट. मतलब स्टेट ये कर सकते हैं कि ये इनके एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इनको कुछ रिजर्वेशन देके अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 16 का हमें जैसे पता ही है कि आर्टिकल 16 किस चीज़ से रिलेटेड है कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है. तो ये जो हमें करता है अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड बात करता है आर्टिकल 16. तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं. तो एक्ट में अमेंडेड हुई है आर्टिकल 15 में एडिशनली परमिट कर दिया है गवर्नमेंट को कि आप एडवांसमेंट
के एडवांसमेंट हो जाए EWS का, फर्दर अप टू 10% ऑफ द सीट्स मे बी रिजर्व फॉर ईच सेक्शंस। 10% जो सीट्स हैं वो भी रिजर्व की जा सकती हैं उन सेक्शंस के लिए फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो जो एक्ट है ये अमेंड किया गया है आर्टिकल 16 में, गवर्नमेंट को भी पता चल गया है, मतलब गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अपॉइंटमेंट के एम्प्लॉयमेंट के केसेस में दे सकती है। तो जो इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, ये एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के एडिशन में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, लाइक अगर कोई पर्सन है वो SC ST OBC में कवर नहीं हो रहा है, उसकी फैमिली की एनुअल ग्रॉस इनकम जो है वो 8 lakhs है, वॉज टू बी आइडेंटिफाइड फॉर, वो EWS के लिए हो गया। जिसकी एग्रीकल्चर लैंड है 5 एकड़ से ज़्यादा, वो नहीं कर सकता इसमें। और जो किसी का रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, वो भी नहीं कर सकता। 100 स्क्वायर यार्ड है वो भी नहीं आ सकता इसमें। अगर नॉन म्यूनसिपैलिटी एरिया है तो 200 स्क्वायर यार्ड का होगा तो भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें कि वर्डिक्ट क्या हुआ था, की पॉइंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। तो ये रीसेंट केस हुआ है। तो इससे पहले केस आया था इंदिरा साहनी केस आया था 1992 में। इस केस में क्या किया गया था, इस केस में ये किया गया था कि बैकवर्ड क्लासेस जो है सिटीजन्स की, वो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, बट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली, मतलब खाली इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं देखना, आपको सोशल क्राइटेरिया देखना है। इंदिरा साहनी जजमेंट में ये ऑलरेडी हो चुका है। रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन बियॉन्ड 50%, आपको लिमिट, सीलिंग लिमिट रखनी है। ऑल्सो क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड। एक तो क्रीमी लेयर एक्सक्लूड करनी है। अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको, जैसे हमारी टॉपर हैं टीना डाबी जी, आप उनका एग्जांपल ले लीजिए। हालांकि वो SC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो वो क्रीमी लेयर में दोनों पेरेंट्स ऑलरेडी ग्रेड A सर्विसेज में थे, तो क्रीमी लेयर में हो गई, ठीक है। और रिजर्वेशन कैन नॉट बी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इनकम आइडेंटिफाई नहीं होगा सोशल। तो सोशल के केस में तो वो आ गई, फर्स्ट उसमें आ गई, लेकिन थर्ड पॉइंट के हिसाब से वो निकल जाती हैं इस रिजर्वेशन से बाहर। अब हम देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस में रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो खाली हमने रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दे दिया है, तो वो ये बेसिक स्ट्रक्चर को तो वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें स्टेट को ये पावर है कि वो कुछ इकोनॉमिक क्राइटेरिया का भी ध्यान रखे। तो सुप्रीम कोर्ट पॉवर्टी एलिमिनेशन है ना एक्चुअली, तो सुप्रीम कोर्ट अर्लियर jurisprudence economic criteria cannot be sole basis for determination of backwardness is somewhat restricted to reservation provided to socially and economical backward classes, and EWS यानी कि economical weaker section is deemed a separate and distinct category. अब exclusion of SC ST and socially and economical backward classes was the part for of reasonable classification, ताकि reasonable क्लासिफिकेशन हो सके और डबल बेनिफिट को हम अवॉइड कर सके। ऐसा ना हो कि भाई ऑलरेडी SC कैटेगरी से भी 10% मिल रहा है, फिर EWS से भी 10% हो गया, तो यानी कि 20% का एडवांटेज हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ऑल्सो रिजर्वेशन कैन नॉट बी कंसेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी ये चीज़ काम नहीं करती है, गवर्नमेंट ही सिर्फ ये चीज़ अलाउ कर सकती है। सो 50% रूल फॉर्म्ड इन इंदिरा साहनी has not been held to be inflexible and inviolable, कि वो inflexible नहीं है, inviolable नहीं है for all times to come. Further, it had apply only to SC, ST, SCBC, OBC community and not general category. तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो 50% का रूल फॉर्म किया था ना इंडिया साहनी जजमेंट में, ये ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता, कि भाई ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है, इनवॉइडेबल नहीं है, इनवॉयलेबल नहीं है, कि इसको वॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर टाइम पड़ेगा तो इन अदर कम्युनिटी के जनरल कैटेगरी में हम ये दे सकते हैं, मतलब बियॉन्ड 50% देने की बात कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस क्या है जजमेंट की, कि रीशेप द पॉलिटिक्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन में दी गई है,
उसको थोड़ा सा एक बार समझ के पढ़ना पड़ेगा कि 50% रूल जो फॉर्म किया गया था हैज़ नॉट बीन हेल्ड, वो ये ऐसा नहीं है कि वो इनफ्लेक्सिबल है या इनवॉयलेबल है ऑल टाइम्स टू कम, जो टाइम आएंगे उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 50% का रूल इन चीज़ों पे इन अदर कम्युनिटीज़ पे एप्लीकेबल होता है, जनरल कैटेगरी पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब ये 50% से बढ़ा सकते हैं लिमिट को, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या रहा इस जजमेंट का? सिग्निफिकेंस ये रहा कि ये रीशेप करेगा पॉलिटिक्स और टू ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस, कि EWS जो कोटा है वो मूव्स करेगा रिजर्वेशन डिस्कशन बियॉन्ड मंडल डिबेट, वेट इन फेवर ऑफ कास्ट रिजर्वेशन। ऑल्सो कास्ट में बी प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है। ये रीशेप करेगा पॉलिटिक्स ऑफ अफर्मेशन को, और ऑल्सो ये कास्ट बेस को जो प्रोमिनेंट फैक्टर हैं उनको डिटरमाइन करेगा बैकवर्डनेस का। कोर्ट का जो रूटीनली डिस्करेज्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर बैकवर्डनेस है वो कास्ट के ऊपर ही होता है। अब इसमें एक राम सिंह का केस आया था 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि नीड फॉर अ नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है। तो नॉन कास्ट बेस हो गया ये, जिसमें ऑलरेडी पहले एक केस के अंदर कोर्ट बता चुकी है। It held that new practices, methods, yardsticks have to be continually evolved to enable recognition of newly emerging groups in society. ये न्यू प्रैक्टिस और हमें मेथड्स को देखना पड़ेगा अगर हमें कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व होना है तो। अटेम्प्ट टू एलिवेट पुअर अमंग जनरल कैटेगरी, तो हमें एलिवेट करना है पुअर को जनरल कैटेगरी के अंदर। EWS कोटा प्रोवाइड्स इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर दी है कि EWS कोटा जो क्या करता है, provide economic justice for to those who are not being the beneficiary of affirmative actions, ठीक है। Just a minute. Who have not been the beneficiaries of affirmative actions like reservation. Proponents have been argued that in this line within the transformative goals of the constitution. Further ये क्या करता है कि economic criteria may be perceived as a first step, जो economic criteria है वो first step है in the process of moving away with the caste based reservation, कि economic से ना हम caste based reservation को धीरे धीरे मूव कर सकते हैं, क्योंकि 70 ईयर्स से तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है रिजर्वेशन। तो दिस कैन बी अ फर्स्ट स्टेप of removing the caste based reservation. By reading caste alongside class, it configures India's affirmative action policy by offering an expansive view. अब कंसर्न्स क्या हैं इससे रिलेटेड, हम इस टॉपिक को भी एक बार रिविजन भी करेंगे अभी के अभी, ठीक है। तो कंसर्न्स क्या हैं EWS के, कि रिजर्वेशन इज़ मेंट फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। रिजर्वेशन तो भाई सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए हुआ था। रिजर्वेशन एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है एंड इट इज़ नॉट फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो सोशल विकास तो इट इज़ अ फॉर सोशल एम्पावरमेंट, कि सोशल एम्पावरमेंट होती है एंड कैन नॉट बी यूज एज पॉवर्टी एलिमिनेशन मेजर। तो रिजर्वेशन से ऐसा तो नहीं कि पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, गरीबी अगर कोई है तो रहेगी गरीबी, बट पॉवर्टी कैन बी एलिवेटेड बाय अदर मीन्स, जैसे कि स्कॉलरशिप दे दी। कलेक्टिव रेमेडी meant to be compensatory discrimination in the favor of historically deprived classes cannot be converted into a scheme based on economic criteria, कि मतलब ऑलरेडी जिन्होंने जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे करेंगे तो वो एक करेक्टिव और एक सही वो नहीं रहेगा, ठीक है। वाइल एक इकोनॉमिक क्वाटा इज़ जस्टिफाइड फॉर एक्सेसिंग पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स को एक्सेस करने के लिए इकोनॉमिक कोटा इज़ जस्टिफाइड। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर रिजर्वेशन विच सीक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी। अनलाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पोवर्टी डज नॉट नेसेसरली गेट कैरिड, मतलब पोवर्टी नहीं होती, कैरिड नहीं होती, मतलब कास्ट क्या होता है, इसको एक तरीके से ना मेजर किस तरीके से बोल रहे हैं ये, कि मान लो अभी हम जो कास्ट बेस देते हैं उसकी बजाय हमने EWS देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि कास्ट वाले को हम कम कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर इकोनॉमी वाले को भी कम करके हम रिजर्वेशन को पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वायलेट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी by excluding OBC SC community EWS from EWS, there is clear violation of equality in their
eligibility to avail a part of their open opportunities. ठीक है, तो पहले तो उन्होंने ये पॉइंट जस्टिफाई कर दिया कि रिजर्वेशन जो है वो सोशल अपलिफ्टमेंट तो है नहीं, कि भाई एक पॉवर्टी का एलिवेशन स्कीम तो है नहीं डब्ल्यू एस कोटा मिलने के बाद। ऑल्सो ये वायलेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन देयर एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द ओपन कॉम्पिटिशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, माइनॉरिटी व्यू इन recent judgment held in such exclusion is arbitrary and discrimination. It violate confine SC ABC with their allocation caste quotas. ठीक है, विद इशू इनकम क्राइटेरिया मतलब 8 लाख के अंदर ये बहुत ही लार्ज चंक ऑफ सोसाइटी को कवर करेगा। ठीक है, ये हमें खुद को पता है कि भाई लार्ज चंक ऑफ सोसाइटी आ जाएगी। आईटी रिटर्न्स फाइल होती हैं बहुत ही कम, और इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसको हम लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग आ जाएंगे। ऑल्सो पीएसटी ऑफ द डेटा, डायरेक्ट इनकम, पॉसिबिलिटी ऑफ मैलिशियस इनकम डिक्लेरेशंस हो सकती हैं। और क्या हो सकता है कि वही लार्ज सेक्शन इनकम इसमें आ जाएगा। टूल्स ऑफ पॉपुलिज्म लाइक क्रिटिक्स हैव ऑल्सो बीन पॉइंटेड आउट टू पॉलिटिकल नेचर ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा। पॉलिटिकल नेचर क्या होगा? दिस मूव इज़ पॉलिटिकली फ्राउट विद पोटेंशियल टू एग्रीगेट सोशल टेंशन। बाद में बढ़ सकता है ना, ये अभी तो 8 लाख है और बढ़ जाएगा, 1 साल के अंदर ही 10 लाख कर दिया और इसमें हो गया, तो ये तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। और अब देखा जाए रो अहेड क्या है इसमें, रो अहेड क्या है कि जस्टिस टू आइडेंटिफाइड इंडेटेड बेनिफिशरीज, कि हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, मोर डिटेल डेटा और गाइडलाइंस। ठीक है, मोस्ट जेन्युइन टारगेट ग्रुप्स इज़ क्रूशल टू इंश्योर दैट एक्सट्रीमली नीडेड इंडिविजुअल गेट दिस बेनिफिट। एक्सट्रीमली नीडेड, ओके। गवर्नमेंट भी कंसिडर करे ओपनिंग फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा टू ऑल कम्युनिटीज एंड कीपिंग इनकम criteria much lower than the ceiling. Okay, so we have now continuous evolution. Like इसका continuous evolution where the conceptual framework to capture backwardness needs to be continuously evolved to ensure affirmative actions are much more inclusive. क्या क्या चीज़ें उसमें और की जा सकती हैं कि more jobs are being created in private sector. प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब क्रिएट कर दो, पॉलिसीज़ जो कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करें। ठीक है, वुड वर्क। और गवर्नमेंट आल्सो नीड टू इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन जनरल विच विल लिमिट द डिमांड फॉर रिजर्वेशन टू गेट इनटू चूजन फ्यू। सो इसमें फिर वही बहुत ही बेसिक चीज़ इन्होंने की हुई है, तो एक बार और दोबारा पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक सेशन में क्या हुआ। 103 आ गया, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, 10% हम ईडब्ल्यूएस को देते हैं। 15 सेक्शन आर्टिकल 15 आ गया, आर्टिकल 16 आ गया। आर्टिकल 15 कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रेस कास्ट बेस के ऊपर, तो इसमें क्या है कि इसमें हम गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बनाएगी इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए। ठीक है, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन वगैरह मिल सके। आर्टिकल 16 सब सेक्शन 6 आ गया कि इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल प्रोविजन बनाएगी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, पोस्ट पर्पस, प्रमोशन पर्पस। ठीक है, तो अब ईडब्ल्यूएस में क्या हो गया, सीनहू कमीशन आई थी, उसने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी थी, हमने देख लिया ये। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को अथॉरिटी है कि वो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस रिजर्वेशन के बना सकते हैं। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स टू स्टेट एजुकेशनल, मतलब वो चाहे तो नहीं कर सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ है कि वो वेदर और नॉट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, कि उसको रिजर्वेशन देना है नहीं देना है उसकी मर्ज़ी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, अब इसमें हम आर्टिकल 15 का एडिशनली परमिट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस। फर्दर हम देखेंगे 10% सीट जो है इसमें देते हैं, 10% का रिजर्वेशन देते हैं, तो सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो रिजर्वेशन है ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ना लगे। ठीक है, तो अब हम देखें कि एक्ट ऑल्सो अमेंड सेक्शन, ये आर्टिकल 15 उसको वो किया हुआ है। फिर हमें पता चल गया कि इसमें ईडब्ल्यूएस में क्या है कि 8 लाख से ज़्यादा कम तुम्हारी इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा, 100 स्क्वायर यार्ड का घर, 1000 स्क्वायर यार्ड्स का 1000 स्क्वायर मीटर का तुम्हारा
1000 स्क्वायर फीट का तुम्हारा घर, 200 स्क्वायर यार्ड का इन केस ऑफ नॉन म्यूनसिपलिटी एरिया। ठीक है, की पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर? की पॉइंट्स ये हैं इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ था जनहित अभियान, जनहित अभियान केस हुआ अभी रिसेंटली यूनियन ऑफ इंडिया में। उसमें कह दिया कि भाई रिजर्वेशन जो है वो खाली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया लोन कैन डिड नॉट वायलेट, ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन तो है नहीं, तो हम दे सकते हैं रिजर्वेशन। फिर हम हमारे बात करते हैं, अच्छा पुराना केस क्या हुआ था इंदिरा साहनी का 1992 में। इसमें बात की गई थी कि भाई आपको सोशल पे देना है, ठीक है, सोशली को, सोशल कास्ट को वो करना है। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली एक्सक्लूसिवली विद दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज कैन नॉट बी द सोल बेसिस। इसका सिंपल एक लाइन लिखी जा सकती है, जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल बेसिस। ठीक है, रिजर्वेशन कैन नॉट 50% के ज़्यादा रूल्स ही नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर एक्सक्लूड कर देनी चाहिए। तो सोल बेसिस, क्रीमी लेयर, रिजर्वेशन, ठीक है, 50% आ गया। ठीक है, अब इसमें हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर कोई वायलेट तो करता नहीं है, तो अब हम इसके बाद बात करें कि ये बोल रहे हैं कि 50% की जो लिमिट है वो इंदिरा गांधी वो ऐसा नहीं है कि हम उसको वायलेट नहीं कर सकते फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि ये अप्लाई ओनली टू जनरल कैटेगरी पे अप्लाई नहीं हो रही है कोई भी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसके कि भाई ये पॉलिटिक्स को करेगा बियॉन्ड मंडल डिबेट इन फेवर ऑफ प्रोमिनेंट फैक्टर्स। तो इसमें एक राम सिंह का केस हुआ था विच नीड फॉर नॉन कास्ट बेस्ड, कि नॉन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड होना चाहिए एंड इट हैव न्यू प्रैक्टिसेस, और हमें न्यू मेथड्स को करना चाहिए ताकि हम इनेबल और इवॉल्व कर सकें न्यूली इमर्जिंग ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ठीक है, और अटेम्प्ट टू एलिवेट पुअर अमंग जनरल कैटेगरी, इस ये एक अटेम्प्ट है, इसमें हमें एक तो रेशियो हो रही है और ये एक अटेम्प्ट है पुअर अमंग जनरल कैटेगरी। हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस में बात कर देंगे, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी। इंपॉर्टेंस तो यही है कि भाई की नीड है नॉन कास्ट बेस्ड रिजर्व आइडेंटिफिकेशन की ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नॉन कास्ट बेस्ड। ठीक है, एंड न्यू प्रैक्टिसेस मेथड यास्टिक्स टू बी एनेबल। ठीक है, ये पॉलिटिक्स का कुछ अलग ही पॉइंट है, उसको ना भी लिखे तो ज़रूरी नहीं है, खाली ये भी लिख सकते हैं कि एक एलिवेट करना कि जनरल कैटेगरी के अंदर पुअर को हम एलिवेट कर सकें और इकोनॉमिक जस्टिस दे सकें उनको हु हैव नॉट बीन बेनिफिशरीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, और रीडिंग अलॉन्ग साइड बाय ऑफरिंग एक्सपेंसिव व्यू। कंसर्न्स क्या क्या हैं कि भाई सोशल अपलिफ्टमेंट का कोई वो नहीं है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट इज़ नॉट फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, नाउ इट इज़ फॉर सोशल एम्पावरमेंट, इट कैन नॉट बी एज पॉवर्टी एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसमें पुराने उसके बारे में लिख सकते हैं। और इसके बाद इकोनॉमिक कोटा इज़ जस्टिफाइड फॉर एक्सेसिंग पब्लिक गुड्स, और इसके बाद ये वायलेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। रिजर्वेशन इज़ मेंट फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, वायलेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड इश्यूज विद इनकम क्राइटेरिया। ठीक है, ये कुछ इसके कंसर्न्स हो गए। एंड फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व का, ये है कि गाइडलाइंस के हम इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ को करें प्रॉपर डेटा, उनका मोर डिटेल्ड डेटा हो, गाइडलाइंस हो, ताकि बहुत ही ज़्यादा जो नीडी लोग हैं वही इसका बेनिफिट लें। और गवर्नमेंट शुड ओपन अप EWS कैटर टू ऑल कम्युनिटीज़, and keeping income criteria much lower than ceiling can be same as tax slab। उसमें बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, फिर तो 80% जनता ही आ जाएगी, हो गई कि बिना रिजर्वेशन के हम काम कर लेंगे। तो कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन होना चाहिए, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क टू कैप्चर बैकवर्डनेस नीड्स टू बी कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व्ड। ठीक है, अदर क्या है कि मोर जॉब्स हमें क्रिएट करने चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, ताकि लोग काम करें और वो गवर्नमेंट की तरफ इतने जाएँ नहीं। और गवर्नमेंट को ये भी इम्प्रूव करना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ वो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे, ताकि ये लिमिट कर सके डिमांड की रिजर्वेशन कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, डिमांड कम हो जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम जानते हैं कि एक सभी धर्मों के लिए एक ही कोड आ जाए और जिससे सारी चीज़ें इसी से हो। मुस्लिम में जैसे 4 शादियाँ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ठीक है, मुस्लिम में पहले डिवोर्स का नहीं था, अभी डिवोर्स का धीरे धीरे आ गया है। 3 महीने तक ही इद्दत तक ही देते थे वो उसका खर्चा। और जैसे इंडियंस में तो होता है कि 50% दे देते हैं और काफ़ी टाइम तक एलिमनी अमाउंट देते हैं, बट इसमें नहीं होता, तो ये इससे रिलेटेड है।
अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इससे के रिलेटेड कंसर्न्स हैं, अब क्यों है ये न्यूज़ में। गोवा एक पहला ऐसा स्टेट है जिसमें रिजर्वेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और पौंडीचेरी के उसके थ्रू है, क्योंकि पुर्तगीज़ थे ना गोवा में, कोंकणी लैंग्वेज होती है गोवा में, और तो पुर्तगीज़ थे, तो जो पुर्तगीज़ का लॉ था वही लॉ गोवा में चल रहा है। तो दे हैव नॉट एनी क्रिएटेड देयर ओन लॉ, तो वही पुराना वाला चल रहा है, उसकी बेसिस पर ही है। अब हम देखते हैं कि एक प्राइवेट मेंबर बिल आया यूनिफॉर्म सिविल कोड का 2020 में, और राज्यसभा में दे दिया उन्होंने। प्राइवेट मेंबर बिल होता है कि वो कोई पार्टी का बिल, उसका किसी भी पार्टी का हो सकता है वो, ठीक है। अब प्री इंडिपेंडेंस क्या था कि 1840 में क्या कंडीशन थी, ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सी लॉ की रिपोर्ट, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म लॉज फॉर क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर इंटेंशनली लेफ्ट टू दैम। मतलब कुछ लॉज तो कर दिए थे कि क्राइम्स का कर दिया, एविडेंस का कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया, जो भी उन्हें काम से रिलेटेड लगे, कॉर्पोरेट से रिलेटेड लगे, वो तो कर दिया, बट जो पर्सनल लॉज थे वो उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई हिंदू हैं आप संभालो, मुस्लिम्स हैं आप संभालो। 1941 में क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक BN राव कमेटी फॉर्म की कि भाई आप हिंदू लॉ को कॉडिफाई कर दो एंड गिव वुमेन इक्वल राइट्स, वुमेन को इक्वल राइट्स। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हिस्ट्री है? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ये है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सम कमेटी आर ऑन फंडामेंटल राइट्स headed by Sardar Vallabhbhai Patel decided for securing a UCC was not within the scope of fundamental rights। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या किया, कुछ कमेटीज़ फंडामेंटल राइट्स पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिसाइड की दैट सिक्योरिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मतलब अगर हम कर लेते हैं तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट, मतलब फंडामेंटल राइट्स इसको अलाउ नहीं करता, ये कहना चाह रहे हैं। तो उसमें अब स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म और सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि कोई भी अदर रिलीजन का है तो वो स्पेशल उसमें आ गया, स्पेशल मैरिज में आ गया। अब 1955 और 56 में क्या हुआ, 4 हिंदू कोड बिल्स पास्ड। तो 1955 में 4 हिंदू कोड बिल्स उन्होंने पास किए। अब वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एडवोकेटेड UCC, बहुत सारे वो बोलते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो अब हम इसमें देखें अगर तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो आया। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बिल सीक्स टू प्रोवाइड अ पैनल तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर बिल ये क्या करता है कि बिल ये प्रोवाइड कर रहा है, इसको घुमा लिया। अब ये जो बिल है ये सीक्स टू प्रोवाइड फॉर अ पैनल टू प्रिपेयर अ UCC टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, कि भाई पूरी कंट्री में आप UCC अप्लाई कर दो। UCC रेफर्स टू सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स, कि भाई सेम लॉ आप एप्लीकेबल कर दो। पहले तो उसके बारे में डेफिनेशन देखें।
ठीक है, इन पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, कस्टडी हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। अब प्रोविजंस जो हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो कम अंडर 44 आर्टिकल 44 के अंदर वो आता है। इट सेज दैट स्टेट्स शैल एंडेवर टू सिक्योर यूसीसी टू सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट ये करेगा, ये जो है ना आर्टिकल 44 में आता है यूसीसी, ठीक है। स्टेट क्या करेगा, एंडेवर मतलब प्रयास करेगा, स्टेट एंडेवर करेगा टू सिक्योर यूसीसी फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी, कि भाई to secure a UCC for citizens throughout the territory of India. Also UCC comes under non-justiciable part, क्योंकि DPSP में आ रहा है तो नॉन जस्टिशेबल है। ऑल्सो पर्सनल लॉ कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, तो पर्सनल लॉ जो आता है उसको कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट भी लॉ बना सकते हैं और सेंटर भी बना सकता है। अब करंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉज का? डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर करेंटली गवर्नड बाय अ सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ। तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं इसमें करेंटली गवर्न होती हैं सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ में, विच हैव बीन कोडिफाइड ओवर द ईयर्स थ्रू वेरियस पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन। तो डिफरेंट रिलीजन मतलब बहुत सारे लॉज हैं पर्सनल लॉज के, और इसमें अब हिंदू पर्सनल लॉ का आता है, जो 4 लॉ आ जाते हैं उसके अंदर। लाइक हिंदू मैरिज एक्ट आ गया पहला, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आ गया, तीसरा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आ गया। अब हिंदू और में आ जाते हैं सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं। तो अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम शरीयत लॉ के हिसाब से चलते हैं एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के हिसाब से चलते हैं। तो क्रिश्चियन जो मैरिज में आता है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आ गया एंड इंडियन डिवोर्स एक्ट आ गया। एंड वाइल ज़ोरेस्टिक स्टेशंस आर सब्जेक्ट टू पारसी, तो पारसी इसके लिए अलग पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है। तो देयर आर सम सेक्युलर लॉज एज वेल लाइक स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, तो इनके लिए एक सेक्युलर लॉ है जो कोई धर्म के बेसिस पे नहीं होता। तो इसमें गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट्स आ जाते हैं, एस्टैब्लिश द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ गार्डियंस। अब गोवा हमें पता है कि पुर्तगीज सिविल कोड की वजह से ये कंटिन्यूज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। गोवंस रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस एथनिसिटी और पुर्तगीज कोड इज़ नॉट कम्प्लीटली, हालांकि पुर्तगीज जो है वो खाली पूरा कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इट ऑल्सो नीड सम चेंजेस। इट मेक सर्टेन प्रोविजंस ऑन रिलीजियस बेसिस, लाइक हिंदू मेन्स आर अलाउड बाईगेमी इफ़ वाइफ फील्स टू डू, मतलब हिंदू इसमें क्या कर सकता है कि बाईगेमी कर सकता है, 2 शादियाँ कर सकता है। अगर वाइफ ने कोई बच्चा नहीं दिया, 25 साल की उम्र तक या 30 साल तक कोई मील चाइल्ड नहीं दिया, डिलीवर नहीं किया, तो ठीक है। अब नीड क्या है यूसीसी में? दे हैव जस्ट गिवन दिस एग्जाम्पल, इट कैन बी मैनी फ्लॉज इन दिस, इट्स जस्ट अ वन एग्जाम्पल। अब नीड क्या है यूसीसी में? लाइक जनरल इक्वालिटी। अब जनरल इक्वालिटी हमें चाहिए पर्सनल लॉ में, हमें बिकॉज दे ड्राइव फ्रॉम ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑल्सो टेंड्स टू गिव अनड्यू एडवांटेज टू मैन। ये मैन को कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज दे देते हैं क्योंकि पुराने बने हुए हैं। तो हमें जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से चाहिए एक लॉ कमीशन ने ऑब्जर्व किया वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग पर्सनल लॉ डिसप्रिविलेज वुमेन के लिए। अगर हम मुस्लिम मैन की बात अलाउ करें, वो मल्टीपल वाइफ्स रख सकते हैं, लाइक 4 और मोर, बट वुमेन बीइंग फॉरबिडन, वुमेन को अलाउ नहीं किया गया मल्टीपल आप हस्बैंड रखो या हस्बैंड मल्टीपल मैरिजेस कर लो। डिस्पाइट द 2005 अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन, वुमेन आर स्टिल कंसिडर पार्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स फैमिली आफ्टर मैरिज। सो इन हिंदू विडोज डाइज विदाउट एनी हायर, मतलब इसमें ये बोला गया है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में वुमेन जो है वो हस्बैंड की फैमिली का पार्ट होती है। अगर हिंदू विडो डाई हो जाती है, हिंदू जो विडो डाई हो गई अगर, तो हेयर और विल हर प्रॉपर्टी विल बी ऑटोमेटिकली गो टू हर हस्बैंड्स फैमिली, नॉट टू एनी, लाइक हस्बैंड की डेथ हुई या सपोज वो भी दोनों इनकम वर्किंग थे, उसने भी कुछ कमाया उसने भी कमाया, तो हस्बैंड की फैमिली को सब कुछ मिल जाएगा, उस फीमेल की बिफोर मैरिज वाली फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। सो मेंस
father are also treated as natural guardian are given preference under Hindu Minority and Guardianship Act. So they were talking about कि भाई लॉज के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फैमिली में अगर ये होगा कि लड़की की जो प्रॉपर्टी है वो पुरानी, मतलब उसके मायके से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है और उन्हीं का फैमिली, पति के परिवार को ही वो सब कुछ मान लेती है. लॉज इस तरीके से थे ना, तो ये पुराना ही चलता आ रहा है. अब हम इस अनकंसिस्टेंस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं पर्सनल लॉ के अंदर. देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन हाउ इश्यूज लाइक मैरिज, सक्सेशन एक्सेट्रा आर ट्रीटेड फॉर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़. रिफॉर्म्स हमें चाहिए पर्सनल लॉ के अंदर, ठीक है, और ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट रिफॉर्म होने चाहिए. तो इम्पॉर्टेंट जजमेंट अगर हम बात करें, शाहबानो का केस हुआ था जिसमें इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल एंड फैसिलिटेट नेशनल हार्मनी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो अगर हम बात करें मिसेस जॉर्डन का केस हुआ था, ये हुआ था फॉर मैरिज एंड डिवोर्स. सरला मुदगल केस हुआ था. सरला मुदगल का तो नाम याद रहेगा, शाहबानो केस याद रहेगा. रेफरेंस दे सकते हैं विदाउट इवन justifying more things into it. सरला मुदगल केस में क्या होता है, reiterated the need for parliament to frame UCC which would help cause of national integration by removing ideological contradictions. अगर हम बात करें इसमें, फॉर एग्जांपल मल्टीपल अमेंडमेंट्स हैव बीन ब्रॉट टू हिंदू पर्सनल लॉज वाइल मुस्लिम लॉज हैज़ बीन सीन फ्यूअर चेंजेस. मुस्लिम लॉ में बहुत कम चेंजेस हुए हैं. मल्टीपल अमेंडमेंट्स हिंदू लॉ के अंदर हुए हैं, मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं. शाहबानो केस में थोड़ा चेंज हुआ था, ट्रिपल तलाक. ओके, एंड देन अ सेक्युलर रिपब्लिक कंस्पायर्स टू अ कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स. तो सेक्युलर रिपब्लिक जो है वो बोलते हैं कि भाई आपको कॉमन लॉ आना चाहिए rather than differentiate रूल्स. तो सिंप्लीफिकेशन लॉज का करो, लाइक मैंने enacted the code will simplify complex laws around marriage ceremonies, inheritance, successions, adoptions. So some civil laws will may then be applicable to all citizens irrespective of their faith. It will also reduce burden on judiciary due to standardization of personal law, and it enables speedy delivery of justice. Protection to vulnerable society, vulnerable section of society, protection देना चाहिए. तो UCC aims to protect the vulnerable society. And Dr. B.R. Ambedkar including women and religious minority. तो ये चीज़ बोली गई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के थ्रू कि UCC एम्स करेगी कि आप प्रोवाइड करो प्रोटेक्शन टू vulnerable section, okay, including women and religious minorities. Many practices governed by religious traditions are at odds with fundamental rights guaranteed in the constitutions. तो मैनी रिलीजियस ट्रेडिशन जो थे वो ऑड थे फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो कि गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी के? डाइवर्सिटी विद इन सेक्युलर सिविल लॉज, कि हमारे पास बहुत सारे सेक्युलर सिविल लॉज हैं और उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है. एक कम्युनल पॉलिटिक्स भी है. अगेंस्ट द डाइवर्सिटी है, इट कैन इरोड माइनॉरिटी राइट्स एंड इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ कमीशन. सो देयर आर फ्यू आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट. तो if we say that diversity within secular civil laws, तो we know कि इंडिया में does have uniformity in most मतलब सिविल और क्रिमिनल लॉज के अंदर तो यूनिफॉर्मिटी है. I have made several amendments to civil laws. For example, law to anticipatory bail differs from one state to another. ठीक है. Expert side, plurality in already codified civil and criminal law while arguing against UCC. मतलब ऑलरेडी एक से ज़्यादा लॉज हैं सिविल में. एंटिसिपेटरी बेल के केस में एक स्टेट में कोई और लॉ चलता है, एक स्टेट में कोई और लॉ चलता है. तो प्लूरल लॉज हैं ऑलरेडी. सो looking at codified personal laws for various communities in India, all Hindus are not governed by homogeneous personal law even after the enactment of 4 acts. तो सारे उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, ठीक है. नाउ वी हैव कम्युनल पॉलिटिक्स. लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी सीज एज मेजॉरिटरिज्म रिफॉर्म, कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म रिफॉर्म है. वो सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर इसमें हिंदूज़ हैं तो हिंदूज़ के अकॉर्डिंग है. और सेवरल वर्ल्ड स्ट्राइक, SR मुंबई, सुप्रीम कोर्ट वार्नड अगेंस्ट मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद रिलीजन. तो लोग इसमें रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं.
तो ये भी इसमें एक फ्लॉ है कि वो इसको डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं. द कोर्ट हैड वरीड whether a secular state should bring a code which can be perceived as a threat to personal laws based on religious belief. तो personal laws basically ना religious के ऊपर है मोस्टली, कैसा रिलीजन में होता है. अब रिलीजन से उसको बिल्कुल ही डिफ़र करेंगे तो बहुत सारे कम्युनल इन हारमनी बन सकती हैं. अब अगेंस्ट अ डाइवर्सिटी, लाइक अगर हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देते हैं तो ये डाइवर्सिटी को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, और हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है. तो यूनिफाइड नेशन डज नॉट नीड टू हैव यूनिफॉर्मिटी, लाइक एफर्ट्स हैव टू बी मेड reconcile our diversity with universal and undisputable arguments on human rights. Secularism meaning only if assured the expression of any form of differences. The diversity, both religious, regional, should not get subsumed under the louder voice of majority. Now it can erode minority rights, like minority के कुछ और लॉ चलते हैं लेकिन जो लॉ बन गया है वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग बन गया है. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये ऑल्सो क्लैश करता है राइट टू फंडामेंटल रिलीजन. ठीक है, आर्टिकल 25. UCC could become a tool to erode this right, suppress minority and homogeneous culture. Not supported by Law Commission. Like in 2016, Law Commission in consultation paper held that uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage. अब इसमें रोड क्या क्या मतलब इसमें वे अहेड क्या है, कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए कि आप एक कंसेंसस बिल्ड करो सारे स्टेक होल्डर्स में, मतलब जो भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबको लेके एडुकेट करो इंडिविजुअल्स को रिगार्डिंग देयर ट्रू नेचर एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ, मतलब सबको लेकर आप चलो और एक कंसेंसस बिल्ड करो. नीड टू बिल्ड अ कंसेंसस एंड टेक everyone should be the part of it. Okay, brick by brick approach. Instead of doing everything on a single shot, make few changes one at a time. Okay, like omnibus approach होना चाहिए. The government should bring separate aspects such as marriage, adoption, succession, maintenance to UCC at this stage. मतलब आपने बहुत नेसेसरी छोटे छोटे चेंजेस कर दिए सारे लॉज में धीरे धीरे, एंड देयर आफ्टर जब आपने काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हो चुकी हैं दैन उसको कोडिफाई कर दिया. इट वुड बी लिटिल ईजियर. तो द गोल ऑफ UCC should ideally be reached to a piecemeal manner, and in the recent amendment they on the age of marriage. Just a code is far more important than a uniform code. ठीक है, लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है? इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंसस, कि कोई कंसेंसस नहीं है UCC में, द कमीशन फेल्ट दैट द बेस्ट वे टू फॉरवर्ड टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनल लॉज. तो इसमें ये लॉ कमीशन ये बोलता है कि हमें ना डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना चाहिए while ensuring that they do not contradict fundamental right. और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि fundamental right वायलेट ना हो. In order to achieve this, it is desirable that all personal law relating to matters of family must first be codified to the great extent possible. कि पहले हम एक स्टेप ले लें, वही जो पहले मैंने बोला, it will limit the ambiguity in interpretation and application of these personal laws. The Commission also suggested that a range of amendment to existing family law to address various inequalities. Legislature should first consider guaranteeing equality within the community between men and women rather than equality between communities. पहले आप men और women को equality दो, उसके बाद आप communities में जाओ. So this way meaningful differences with personal law can be preserved and inequality can be weeded out without absolutely uniformity. So बहुत ही clever approach रहेगी और better भी रहेगा. अगर हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं शॉर्ट्स में, लाइक राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स, तो अंडर ट्रायल्स में ये कहना है कि आप वोट कर सकते हैं अंडर ट्रायल्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अंडर ट्रायल्स द राइट टू वोट. डिसीजन टू एग्जामिन केम ऑन अ पिटीशन challenging decision to examine on petition challenging section 62 RPT का है, which deprive prisoner of their right to vote. The restriction does not apply to prisoner to a person under preventive detention. Like अगर कोई prisoner है उसको तो हम right to vote नहीं देते हैं, मतलब prisoners को deprive करते हैं हम right to vote के लिए, लेकिन ये restriction हम उसको नहीं बोल सकते ना जिसको हम preventive detention जिसमें लगा रखी है. तो according to National Crime Reports Bureau, there are around
5.5 लाख prisoners in jails. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या सपोर्ट करते हैं इसमें? आर्टिकल इसमें ये बोलते हैं कि सेक्शन 62 जो है आरपीटी के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट here discriminatory because of its bold language which denies right to vote even to those detained in civil prison. कि भाई आप सिविल वालों को भी नहीं देने देते वोट, तो ये तो थोड़ा गलत हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया. Considered unreasonable as convicted person allowed to vote if on bail while denying his right to even under trials, even in prison. तो अगर कोई बेल पर है तो उसको आप डिनाई करते हो दिस राइट को. राइट टू वोट इज़ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेसी. तो राइट टू वोट एक बहुत ही कॉर्नर स्टोन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी के लिए. अब एक केस हुआ था इसमें, मना करता है. मना कैसे करता है कि अनुकूल चंद्र प्रधान का केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया का 1997 में. पहला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. Right to vote is not conferred as per Article 14, that is right to equality. Right to vote is subjected to limitations imposed by legislature. कि legislation ने कुछ limitations लगा दी. It helps to avoid criminalization of politics. ठीक है, तो ये सही रहेगा कि भाई पॉलिटिक्स का criminalization ना हो. क्रिमिनल लोग ही अगर पॉलिटिक्स में वोट करेंगे तो क्रिमिनली जीत जाएगा. रिसोर्स crunch as permitting this would require greater security arrangements. अब हमें एक दूसरे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं. आरपीटी का है, थोड़ा समझ में तो आ ही गया है कि आरपीटी में उनको देना चाहिए वोट, ठीक है, उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा. अब हम इसमें देख लेते हैं इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड अंडर ई कोड प्रोजेक्ट्स. ई कोड प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? जैसे न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट इंक्लूडेड वर्चुअल जस्टिस क्लॉक exhibits vital statistics at court level giving the details of case instituted, cases disposed and pendency. तो ई कोड प्रोजेक्ट हमें कराएंगे. इसमें हम वर्चुअल जस्टिस क्लॉक लगा देंगे एक, दूसरा हम कर देंगे जस्टिस आईसी मोबाइल ऐप कर देंगे, डिजिटल कोड कर देंगे एंड S3 वॉज वेबसाइट कर देंगे. तो इन सब का क्या क्या है, इन सबको देख लेते हैं. जस्टिस क्लॉक में वाइटल स्टैटिक्स है, कोर्ट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द केसेस इंस्टीट्यूटेड, केसेस डिस्पोज्ड एंड पेंडेंसी. तो जस्टिस क्लॉक के अंदर हम ये बताएंगे कि कितने डिस्पोज हो गए, कितने पेंडेंसी हो गई और क्या क्या हैं. जस्टिस मोबाइल ऐप 2 में टूल फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स टू फॉर इफेक्टिव कोर्ट्स एंड डिसीजन केस मैनेजमेंट बाय मॉनिटरिंग पेंडेंसी, वो मॉनिटर कर सकते हैं. डिजिटल कोर्ट में इनिशिएटिव टू मेक कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू जज in digitized form to enable the transition to paperless court. पेपरलेस कोर्ट के अंदर हमें जाना है. मेरा भी एक दो बार कोर्ट में जाना हुआ जैसे, तो आई हैव सीन कि बाहर बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं, बहुत उन पर धूल जम चुकी है. एंड व्हेन आई केम क्लोजर देन आई सॉ कि वो पेपर ऑलरेडी बहुत पुराने हैं और उतने सारे पेपर संभाल के भी नहीं रखते, बाद में उनको बेच ही देते हैं वो रद्दी में. लाइक काफ़ी साल हो गए, 100 साल हो गए, 100 साल तो नहीं हुआ रहता बट काफ़ी साल हो गए, 50 ईयर्स हो गए सपोज़. तो उनका वो क्या करेंगे संभाल के रखा उन चीज़ों को. तो एट द एंड पड़े हुए हैं कुछ लोग, कुछ तो कोर्ट रूम्स के बाहर पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं पेपर. ऐसा भी नहीं कि कुछ पेपर्स ही पड़े हुए, एक बंडल पड़ा हुआ है, नहीं, मोर देन 10,000 बंडल्स. अब ई कोर्ट मिशन मोड, अब ये से वेबसाइट के अंदर में क्या करेंगे कि मैनेज वेबसाइट फॉर पब्लिशिंग स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. बहुत इजी भी रहेगा ना. सपोज किसी पेपरलेस कोर्ट है, अगर हमें कोई केस से रिलेटेड करना है, हम सर्च करके देख सकते हैं कि भाई प्रीवियस केस में क्या जजमेंट था. थोड़ा सा ईजियर रहेगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा टफ हो जाता है सब चीज़ें एनालाइज करना. तो ये स्पीडी डिलीवरी में भी हेल्प करेगा बहुत हद तक. तो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है, एक नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है फॉर ICT इनेबलमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. इट वाज conceptualized based on the report submitted by E-Committee, Supreme Court of India. Now, E-Committee is a governing body headed by CJI. तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ गया कि E-Committee इज़ व्हाट, एक गवर्निंग बॉडी है और CJI इसको हेड करते हैं, ठीक है. बेनिफिट्स क्या हैं कोर्ट के? मेक फंक्शनिंग ऑफ द अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट रहेगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा, ब्रिंग डाउन ऑफ पेंडेंसी केसेस डेफिनेटली कम हो जाएंगे. इट विल मेक डिजिटल डिलीवरी सिस्टम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड
if everything goes smooth, it can be on time, because timing was the greater issue in case of delivery of justice. Okay. Other initiative like National Judicial Data Grid, courts. ठीक है. Now if we talk about police commissionerate system, आगरा गाजियाबाद प्रयागराज to get police commissionerate system. ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम आगरा गाजियाबाद एंड प्रयागराज इसको लेने वाला है. डिसीजन टू सेट अप पुलिस कमिश्नर सिस्टम हैज बीन टेकन टू increase in population, religious and cultural significance, tourism, provide better policing and maintain law and order. Okay. Let's bring down. So our district courts would be declared as metropolitan cities as per the rule of Code of Criminal Procedures. Before implementing Police Commissionerate system, earlier Lucknow and Noida adopted Police Commissioner system, followed by Kanpur and Varanasi. Now we know that Police Commissionerate system, dual command system. Police Commissioner system, that means Commissioner of Police is the head of unified police command structure and is responsible to force and city, is accountable to state government. Police Commissioner of Police is drawn by Deputy Inspector General rank or above and is assisted by special joint additional deputy commissioners. Such police officers have the power to prevent arrest, imposing section 144, मतलब वो section 144 लगा सकते हैं CRPC के अंदर, initiate chapter proceeding officers. Also magisterial power including those related to regulation, control and licensing. Various committees constitute to suggest police reforms, have recommended police commissioner system implementations in cities which have population for more than 10 lakhs. Now dual command system, like district magistrates and superintendent of police, share powers and responsibilities in a district. Now district magistrates is entrusted with issuing arrest warrants, licenses, while superintendent of police has power and responsibilities to investigate crime and make arrest. Now system is designed to ensure lower concentration of power and making police more accountable to DM at district level. Now Aadhaar updated में क्या बोला गया इन्होंने, Government Amendment Aadhaar Rules, it specifies that supporting document may be updated at least once by Aadhaar holders on completion of 10 years from enrollment date. मतलब 10 साल में आपको भर कर लेना है एक बार, तो उसको अपडेट करा दूँ. वैसे मैंने तो नहीं कराया है, काफ़ी साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, क्या हो गया है आराम से. Updation would ensure continued accuracy of Aadhaar related information in CIDR. CIDR is centralized database. All Aadhaar issued to Aadhaar holders along with corresponding demographic biodata. Okay, now we talk about Rule of Law Index. World Justice Project released Rule of Law Index 2022. Here, World Justice Project is an independent multidisciplinary organization working to create knowledge, build awareness and stimulate action to advance the rule of law worldwide. What are the key highlights? Like rule of law has declined globally for 5th year in a row. Okay, so India has ranked 77 across 140 countries, topped by Denmark. As per the World Justice Project definition, the rule of law is a durable system of law, institution, norms and community commitments. Now that delivers the following universal principles: accountability of government as well as private actors under the law. Just law, that is, law is clear, publicized, stable and applied evenly and ensure rights. Now open governments, that we know, accessible, fair and efficient process by which law is adopted and administered educatedly and enforced. Now accessibility and impartial justice, like timely justice delivered by competent, ethical and independent representative and neutral parties who are accessible, have adequate resources and reflect that the makeup of the community they serve. Okay, so we have done this part. Now we'll go with IR. Okay, in next video. Thank you.